सभी स्टूडेंट ध्यान दें। पिछले दिन हम लोगों ने विमीय विश्लेषण का चैप्टर पढ़ लिया था, जो लगभग आपका पूरा समाप्त हो गया। न्यूमेरिकल भी बता दिया गया था। सबसे पहले आप एक बात का ध्यान दें, आप लोग पूरा वीडियो देखते हैं और ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो वीडियो जरूर देखें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखें, जिससे पूरा तथ्य आपके समझ में आ सके। आज हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे, ऋजरेखीय पथ पर गति, मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन पाथ। इसमें सबसे पहले हम बिंदु वस्तु पर विचार करते हैं। आइडिया ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है? किसी भी वस्तु की जब हम गति का वर्णन करते हैं तो उस स्थिति में जो भी वस्तु हम सपोज करते हैं उसको हम या मानते हैं कि वस्तु का आकार बहुत छोटा है उसके तय की गई दूरी की तुलना में, ठीक। लेकिन कब हम सपोज कर सकते हैं ऐसी स्थिति में? जब चली गई दूरी क्या हो उसके द्वारा बहुत अधिक हो, दूरी क्या हो उसके आकार की अपेक्षा में बहुत ज़्यादा हो, तो उस स्थिति में उस वस्तु को हम बिंदु वस्तु मान लेते हैं। जैसे कोई कण है, गति करता है तो कण छोटा होता है बहुत, उसको हम बिंदु वस्तु मान लेते हैं, दूरी उसकी अपेक्षा बड़ी ही हो। लेकिन यदि आकार में बड़ी वस्तु है तो हम उसको कब बिंदु वस्तु मानेंगे? जब डिस्टेंस जो ट्रेवल कर रहा हो या जिससे उसका हम तुलना कर रहे हैं दूसरी वस्तु से, वो उसकी अपेक्षा बहुत अधिक दूरी पर हो। उस स्थिति में जब हम बीच का डिस्टेंस देखेंगे, दूरी और साथ साथ उसका आकार, तो ये दूरी बहुत ज़्यादा है इसकी तुलना में, उसके आकार की तुलना में, तो हम कहेंगे कि वह वस्तु कैसा है? बिंदु वस्तु है। अब आइए देखते हैं अगला पॉइंट। अगले पॉइंट पे बात आती है एक समान और असमान गति। इससे पहले भी कुछ टर्म है, जैसे सरल रेखा में गति। तो सरल रेखा में गति क्या होती है? ऋजरेखीय गति में गति के लिए ऋजरेखीय गति कहते हैं। किसे हैं सरल रेखीय गति? जब कोई वस्तु एक सरल रेखा के अंदर गति करती है तो उसको हम क्या कहते हैं? ऋजरेखीय गति कहते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा अक्ष, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष। जब वस्तु किसी एक अक्ष के अंदर से चलती जाए, जैसे एक्स अक्ष के डायरेक्शन में चलती जाए या वाई अक्ष के डायरेक्शन में चलती जाए, तो उसको हम कहते हैं सरल रेखीय गति या सरल रेखा में गति कहते हैं। सरल रेखा में जब गति होती है वस्तु की तो वहाँ दो टर्म्स मिलते हैं आपको, एक दूरी, दूसरा विस्थापन, जो कि आप पिछली क्लास में पढ़ के आए होंगे 9th की। और चूँकि यहाँ सिलेबस से थोड़ा आउट हो गया है इसलिए बहुत ज़्यादा मैं इसमें फोकस नहीं कर रहा हूँ। इसमें हम विचार कर लेते हैं दूरी, या किसे कहते हैं दूरी, बहुत शार्ट में बता रहा हूँ मैं। दूरी किसे कहते हैं? तय किए गए मार्ग की कुल लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी। जैसे कोई बस चल रही, जैसे ए गई, फिर ए से बी गई, तो जो टोटल दूरी होगी तो तय की गई लंबाई कहाँ से कहाँ गया, ओ से ए, और फिर कहाँ से कहाँ गया, ए से बी, ओ ए प्लस ए बी, इसको क्या कहेंगे आप? दूरी। फिर बात आती है विस्थापन की। तो विस्थापन क्या होता है? प्रारंभिक और अंतिम, ये प्रारंभिक पॉइंट है और इसका ये अंतिम पॉइंट है, ठीक। इनके बीच की जो न्यूनतम दूरी है, न्यूनतम दूरी के लिए एक रेखा से मिला दिया जाए तो उसी को क्या कहते हैं? इसका विस्थापन कहते हैं। तो यहाँ विस्थापन क्या हो गया? प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, और न्यूनतम दूरी कितनी है? 4 तो इसका हो गया विस्थापन। एक दूरी हो गया, दूसरा क्या हो गया? विस्थापन। दूरी क्या है? तय किए गए मार्ग की कुल लंबाई। और विस्थापन क्या है? प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी तो हम क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। अब ध्यान दें कि यहाँ दूरी और विस्थापन पर विचार करें। यदि 4 मीटर हो और ये 3, तो उस स्थिति में यदि 4 मीटर है तो टोटल हो गया ये कितना? 4, और वो भी कितनी? ये भी कितना? 3, 4, 3 बराबर 7। और यदि हम विस्थापन पर विचार करें तो ये आपका एक तरीके समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज होने पर एक लंब हो गया, दूसरा आधार हो। कर्ण होता है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, तो ये 4 का वर्ग हो जाएगा 16 और 3 का वर्ग हो जाएगा आपका
9, 16 + 9 हो जाएगा, 16 + 9 आपका हो गया 25, और 25 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 5 मीटर, यानी विस्थापन कितना आएगा आपका 5 मीटर। तो इस तरह से दूरी और विस्थापन आप ज्ञात कर सकते हैं। अब इसमें कुछ तथ्य भी हैं, अंतर भी हैं, उस पर विचार कर लेते हैं। विस्थापन का संबंध जो होता है सिर्फ प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं से होता है। वस्तु किस पथ से जा रही है इस पर निर्भर नहीं करता, जबकि दूरी के लिए सब तथ्यों की जानकारी आवश्यक है। किस पथ का चयन कर रहा है वस्तु जाने के लिए या कणगति के लिए, उसका जानना आवश्यक है, तभी आप दूरी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी सदैव जो होती है शून्य से अधिक होती है, यानी एक अशून्य संख्या होती है, शून्य नहीं हो सकता। जबकि विस्थापन जो है धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य कुछ भी हो सकता है, यानी दूरी सदैव अशून्य संख्या मिलेगी, धनात्मक होगी, जबकि विस्थापन क्या होगी, धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकती है। दूरी और विस्थापन का यदि अनुपात देखें तो दूरी बटे विस्थापन, तो ये अनुपात सदैव 1 से बड़ा है। कितना आएगा, 1 से बड़ा या 1 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि दूरी जो होती है वह विस्थापन से बड़ी होगी, बराबर होगी, लेकिन छोटी नहीं हो सकती। इसलिए अनुपात भी दूरी बटे विस्थापन का सदैव 1 से क्या आएगा, बड़ा आएगा। इसमें देख लें दूरी जो है राशि पर विचार करें तो अदिश राशि है, और विस्थापन कौन सी राशि है, सदिश राशि। तो एक अदिश राशि है कौन सी, दूरी, और विस्थापन कौन सी राशि, सदिश राशि। अब आइए अगला टर्म देखते हैं। एक समान एवं असमान गति। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब यूनिफॉर्म मोशन क्या है, यदि कोई वस्तु जो है गति कर रही हो वह समान समय अंतरालों में समान दूरी तय करे, तो उसे सिर्फ में कहते हैं कि उसकी गति एक समान गति है, यूनिफॉर्म मोशन है। ध्यान दें, समान समय अंतरालों में समान दूरी तय करे तो उसकी गति क्या कहलाती है, एक समान गति कहलाती है। जैसे कोई साइकिल सवार है, ट्रेवल करना शुरू करता है, वो है फिर यहाँ पहुँचता है, यहाँ 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 यहाँ, ये दूरियाँ सबकी साइड है, 1 मीटर, ये 5 मीटर है, यहाँ 5 मीटर होगा, यहाँ 10 मीटर होगा, यहाँ 15, यहाँ 20, यहाँ 25। यहाँ से यहाँ तक जाने का समय 1 सेकंड, यहाँ से यहाँ जाने का 2 सेकंड, यहाँ से यहाँ जाने का 3 सेकंड, फिर यहाँ से यहाँ तक जाने का 4 सेकंड, यहाँ से यहाँ जाने का 5 सेकंड। ठीक, इस तरह से गति कर रही है। पहले सेकंड में कितनी दूरी जा रही है, 5 सेकंड में, फिर 2 सेकंड में कहाँ पहुँच जा रही है, 10 पर, फिर 3 सेकंड में कहाँ पहुँच जा रही है, 15 पर, फिर 4 सेकंड में कहाँ पहुँच जा रही है, 20 पर, फिर 5 सेकंड में कहाँ पहुँच जा रही है, 25 पर। यानी प्रत्येक 1 सेकंड में चाहे दूरी देखें तो 5, अगले 1 सेकंड में फिर 5, अगले 1 सेकंड में फिर 5, अगले 1 सेकंड में फिर 5, यानी प्रत्येक समान समय अंतराल जो आपका 1 सेकंड है उसमें उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, सीधे 5 मीटर। ठीक, तो इस तरह से देखें तो समान समय अंतराल में वस्तु का क्या तय कर रही है, समान दूरी तय कर रही है। तो ऐसी गति को हम क्या कहेंगे, एक समान गति कहेंगे। तो जब समान समय अंतरालों में समान दूरी तय करे तो उसकी गति क्या कहलाएगी, एक समान गति कहलाएगी। लेकिन यदि वही समान समय अंतरालों में भिन्न भिन्न दूरियां तय करे, तो ये बस क्या करे, समान समय अंतरालों में भिन्न भिन्न दूरियां तय करें, तो उसकी गति क्या कहलाएगी, असमान गति कहलाएगी। कैसे, पहले में 5 किया, दूसरे में 20 हो जाए, यहाँ 35 हो जाए, यहाँ फिर पता लगे 40 हो गया, और फिर यहाँ पता लगा 50। तो पहले सेकंड में कितना जा रहा है, 5, दूसरे सेकंड में कितना गया, 15,
बढ़ गया एकाएक, यानी अगले सेकंड में कितना गया 15 गया। फिर देखें, फिर अगले सेकंड में कितना गया 15 गया, फिर अगले सेकंड में 10, फिर अगले सेकंड में 10। तो इस तरह से देखें तो विभिन्न समय अंतरालों में दूरियां करीब करीब भिन्न भिन्न हैं। और जब ऐसी गति हो तो उस गति को हम क्या कहेंगे, असमान गति कहते हैं। तो एक यूनिफॉर्म मोशन हो गया और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगला देखते हैं, अगला टर्म से आपका चाल, स्पीड। और एक टर्म होता है वेग। चाल मतलब स्पीड और वेग वेलोसिटी। एक टर्म है चाल, दूसरा है वेलोसिटी। चाल किसे कहते हैं, कोई वस्तु जब गतिमान हो तो उसके द्वारा तय की गई, एकांक समय में तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं, उसकी चाल कहते हैं। एकांक समय में तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। ये चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूसरा टर्म्स क्या हमारे पास, वेग। वेग किसे कहते हैं, यदि वस्तु का वेग ज्ञात करना है तो उसके लिए हमें ज्ञात होना चाहिए विस्थापन। एकांक समय में जो विस्थापन हो किसी वस्तु का, उसी को हम क्या कहते हैं, उसका वेग कहते हैं। ठीक, यानी वस्तु का एकांक समय में विस्थापन क्या कहलाएगा, उसका वेग कहलाता है। ठीक, यानी वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। वेग बराबर विस्थापन बटे समय। ठीक, अब दोनों में कुछ खास अंतर है या दूरी है या विस्थापन। अब देखें तो दूरी कौन सी राशि, अदिश, तो चाल कौन सी राशि होगी, अदिश। वेग कौन सी राशि, विस्थापन कौन सी राशि, सदिश, इसलिए वेग कौन सी राशि, सदिश। ये कौन सी राशि है, सदिश राशि। और ये कौन सी राशि है, अदिश। फिर होता है माध्य चाल। माध्य चाल से पहले इसका मात्रक ले लेते हैं, तो इसका भी मात्रक होता है मीटर पर सेकंड, और इसका भी विस्थापन का मात्रक मीटर और समय का मात्रक सेकंड, इसलिए इसका भी मात्रक मीटर पर सेकंड होता है, दोनों का मात्रक है। अब बात करते हैं माध्य चाल। माध्य चाल क्या होता है, यदि वस्तु विभिन्न समय अंतरालों में भिन्न भिन्न दूरियां तय करे तो उस स्थिति में हम माध्य चाल ज्ञात कर लेते हैं। माध्य चाल बराबर क्या होता है, तय की गए मार्ग की कुल दूरी और लगे बटे लगे कुल समय के अनुपात को हम क्या कहते हैं, उसका माध्य चाल कहते हैं। माध्य चाल बराबर होगा कुल दूरी बटे लगा कुल समय, इसको कहते हैं माध्य चाल, एवरेज स्पीड। और जब इसको डिनोट करेंगे तो ऐसे डिनोट करते हैं, वेक्टर से लेकर लाइन भी बार से डिनोट करते हैं, इसको भी एवरेज पढ़ते हैं। और ये बराबर का डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। फिर आ जाइए दूसरा, औसत वेग। दूसरा कौन सा, औसत वेग। यानी यदि विस्थापन विभिन्न समय अंतरालों में भिन्न भिन्न हो तो हम क्या ज्ञात कर लेते हैं, औसत वेग ज्ञात कर लेते हैं। और किसी वस्तु का जो औसत वेग होता है, किसी निश्चित समय अंतराल डेल्टा टी में हुए कुल विस्थापन डेल्टा एस का समय अंतराल डेल्टा टी के साथ जो अनुपात होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसका औसत वेग कहते हैं। इसका औसत वेग क्या कहेंगे, उसको औसत वेग कब मिलेगा, कुल विस्थापन डेल्टा एस का विस्थापन तय करने में लगे कुल समय डेल्टा टी के अनुपात को हम क्या कहते हैं, उसका औसत वेग कहते हैं। कौन सा वेग, औसत वेग कहेंगे। औसत वेग बराबर क्या होगा, कुल विस्थापन
औसत वेग बराबर कुल विस्थापन बटे कुल समय। मैथमेटिकली इसको डिनोट करते हैं बी ए बी सी। वैसे लिखेंगे यहाँ भी टी बराबर ऐसे लिखेंगे डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। एवरेज बराबर हो जाएगा डेल्टा एस बाई डेल्टा। ठीक, फिर आता है तात्क्षणिक वेग। कौन सा वेग? तात्क्षणिक चाल और तात्क्षणिक वेग। तो तात्क्षणिक चाहिए, तात्क्षणिक चाल किसे कहते हैं? स्पॉन्टेनियस स्पीड, तात्क्षणिक चाल। यदि किसी वस्तु की चाल विशेष क्षण पर ज्ञात की जाए तो उसको कहते हैं उसकी तात्क्षणिक चाल, और इसी विशेष क्षण पर जो वेग होता है उसको हम कहते हैं उसका तात्क्षणिक वेग। अब तात्क्षणिक वेग ज्ञात करने के लिए क्या होना चाहिए? समय बहुत अल्प होना चाहिए। अल्प समय पर विशेष क्षण तभी होगा जब समयांतराल क्या हो जाए? अल्प हो जाए। तो उसी को क्या कहते हैं? विशेष क्षण। और विशेष क्षण पर जो उसकी चाल होगी वह उसका कहलाएगी तात्क्षणिक चाल, और जो वेग होगा उसका कहलाएगा तात्क्षणिक वेग। तो इसलिए इसी फार्मूले में हम क्या करते हैं? लिमिट लगा लें। तो तात्क्षणिक चाल बराबर हो जाएगा आपका, इसी में लिमिट लग जाए, तात्क्षणिक चाल बराबर लिमिट डेल्टा टी टेंस टू टी। डेल्टा टी बहुत अलग हो जाए, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। ठीक, तो इसी को क्या कहते हैं? तात्क्षणिक चाल कहते हैं। और यही बराबर आपका हो जाएगा, इसी को लिख सकते हैं आप आगे ऐसे डी एस बाई टी। टी हो गया तात्क्षणिक चाल। उसका क्या मिल गया? डी एस बाई डी टी। इसी डी डी टी आप ऐसा मैथमेटिकली इसको पढ़ते हैं, लेकिन ये अवकलन के रूप में मिल गया। वैसे औसत वेग चाहिए, तात्क्षणिक वेग चाहिए, स्पॉन्टेनियस वेलोसिटी चाहिए। तो इसके लिए भी हम वही लगाएंगे, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। और मैथमेटिकली इसको भी हम लिख देते हैं डी एस बाई डी टी। ये मिल गया आपका तात्क्षणिक वेग। सिर्फ वही कंडीशन से दोनों के लिए क्या होगा? एक में कि स्पॉन्टेनियस कब मिलेगा? जब समय आपका बहुत आपको किसी विशेष क्षण पर जो चाल होगी उसकी तात्क्षणिक चाल कहलाएगी, और किसी विशेष क्षण पर जो उसका वेग होगा क्या कहलाएगा? तात्क्षणिक वेग कहलाएगा। इस तरह से चाल और वेग की टर्म्स होगी। क्योंकि सिलेबस में इस बार 30% घटाया गया तो उसमें है नहीं, लेकिन फिर भी मैं बना दे रहा हूँ क्योंकि कुछ चीज़ें आपको आगे समझनी है, इसके लिए इस कारण ये वीडियो बना दिया जा रहा है। अब आइए देख लेते हैं दोनों में अंतर क्या है। ये कौन सी राशि है? अदिश। ये कौन सी राशि है? सदिश। मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मात्रक मीटर पर सेकंड पर समानता। ठीक, एक बात है चाल। तो चाल कैसा होगा? हमेशा पॉजिटिव। लेकिन वेग कैसा हो सकता है? वेग अदिश राशि, चाल तो हमेशा कैसा होगा? पॉजिटिव। लेकिन यदि बात करें वेग की तो वेग कुछ भी हो सकता है, धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, कुछ भी हो सकता है, जिससे आपने वहां पढ़ा। यदि दोनों चीजें एक ही सरल रेखा के अंदर मिल रही हैं, जैसे चाल भी एक सरल रेखा में हो रहा है और वस्तु गतिमान वेग भी एक ही सरल रेखा में ज्ञात कर रहे हैं, दोनों चीजें एक ही सरल रेखा के अनिश्चित गति पर विचार कर रहे हैं, तो दोनों बराबर मिलेंगे। जो चाल मिलेगा वही सेम वेग मिलेगी। अनुपात देखें, चाल अनुपाते वेग। तो जैसे अनुपात मिला था आपको दूरी अनुपाते विस्थापन का सेम, वैसे या तो एक से बड़ा मिलेगा या एक से बराबर मिलेगा। बराबर कब मिलेगा? जब दोनों एक सरल रेखा में ही गतिमान। और अलग बड़ा कब मिलेगा चाल? जब सरल रेखा के अंतर्गत ना मिलेगा। तो ये दो थे कुछ मान। ठीक, अब एक टर्म और है, किसी वस्तु का चाल शून्य हो पर उसका वेग अशून्य हो, ऐसा असंभव है। जब भी चाल शून्य होगा तो वेग भी क्या हो जाएगा? उसका शून्य हो जाएगा।